पहले दिन जितेंद्र को कहा कि कल से आपको प्रिंस बनना है, तो उनको लगा कि मेरे को बहुत बड़ा रोल मिल गया है। तो घर पर आकर के मेरे को तो प्रिंस का रोल मिला है। दूसरे दिन जब सेट पे पहुंचे तो पता चला कि वहाँ तो 30-40 प्रिंस और है इनके साथ साथ। इत्तेफाक से जिस इलाके में जितेंद्र रहते तो उसी इलाके में राजेश खन्ना भी रहते थे। राजेश खन्ना ने जितेंद्र से कहा, क्योंकि इनका तो दोस्ती बहुत शुरू से रही, कि काम करते ये दोनों हीरोइनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। औरत ऐसी जाते है कि वो कभी चुप बैठ नहीं सकती इस जगह, तो इनकी बातचीत शुरू हो जाएगी। जितेंद्र को पहले काम मिला संध्या के डबल का। संध्या जी के स्टाइल में साड़ी पहन करके लड़की बनते थे। वो दूर के शॉट होते थे, लगता था संध्या है, लेकिन वो होते थे जितेंद्र। शोभा सिप्पी कहने लगी कि तुम नहीं जाओ मद्रास, ये करवा चौथ का जो मैं चाहती हूँ, मैं आपके लिए ये व्रत रखूंगी और ये करूंगी, तो आप प्लीज मत जाओ। पता चला जिस फ्लाइट में जितेंद्र जाने वाले थे वो फ्लाइट क्रैश होकर के बांद्रा की खाड़ी में थी। जितेंद्र को देख के, उनके अभिनय को देख के ऐसा लगता नहीं कि उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप होगी, पर ऐसा सुनने में आया कि दीदारे यार कहीं परेशान दीदारे यार बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के साथ समस्या ये हो गई थी कि पिक्चर नाम है रवि कपूर। आया हूं मैं अमृतसर से। सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद जूते पहनता हूँ। सारी हीरोइनें मेरे साथ काम करती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। मैं डांस ऐसा करता हूँ कि लोग मुझे जंपिंग जैक कहने लगते हैं। और एक फिल्म आई हिम्मत वाला, जिसमें मेरा डांस मेरी अभिनेत्री के साथ हो रहा है। अभिनेत्री क्लासिकल डांसर है और वही डांस कर रही है, और उसके साथ मैं मेरे मूवमेंट के साथ परफेक्ट ऑर्डर में काम किए जा रहा हूँ। मैं वो हूँ जिसने ढेर सारी फिल्में की हैं। मैं वो हूँ जिसने एक प्यारी सी बेटी भी दी है, जो बेटी अलग अलग किरदारों के साथ कई सारे टीवी सीरियल्स लेकर आती है। हाँ, मेरा नाम रवि कपूर है। आप सब ने इस नाम को जितेंद्र में बदल दिया और नाम रख दिया हो ताकि ताकि रे। ये बहुत सुंदर सी बात, बहुत सुंदर से जज्बात हनीफ जवेरी जी के साथ फिर से हम होने वाले हैं जितेंद्र के पॉडकास्ट में। बातें होंगी कुछ इतनी अनकही अनसुनी, जिन पर आप सबको लगेगा कि काश ये हमें भी पता होता, पर काश कहने की जरूरत नहीं है। आज के पॉडकास्ट में हम आपको ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे जज्बात बताने वाले हैं। मेरी सहेली पॉडकास्ट में आप सबका एक बार फिर से बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत के साथ स्वागत है। आज हमारे साथ, जैसा मैंने बताया, हनीफ जवेरी जी हैं। हम उन तक चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और जो जितने सारे क्वेश्चन, जितने सारे प्रश्न आपके मन में जूझ रहे हैं, वो मेरे मन में भी है। हम पूछते हैं उनसे, जानते हैं रवि कपूर के बारे में। स्वागत है हनीफ जवेरी जी। थैंक यू बहुत बहुत। आपका भी स्वागत है मेरे यहाँ जी, धन्यवाद। तो चले जितेंद्र। चलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बालाजी टेलीफिल्म्स खुलवा दी बेटी की। इतना अच्छा पिता कहाँ और कैसे होगा। तो एक खूबसूरत पिता और एक खूबसूरत अभिनेता, एक बेहतरीन किरदार करने वाले, बहुत खूबसूरत डांसर और वेरी हैंडसम मैन जितेंद्र कपूर के बारे में बात करते हैं। तो अब जब मैंने फैमिली की बात करी, बालाजी टेलीफिल्म्स की बात करी, तो यहाँ पर फैमिली की बात आ ही जाती है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर इस फैमिली की बात नहीं करूंगी, मैं उस फैमिली की बात करूंगी जो जितेंद्र कपूर को, यानी रवि कपूर को, इस सृष्टि पर लेकर आई है। उसका कोई बैकग्राउंड फिल्मी है नहीं। जहां तक मुझे पता है, मुझे ज्ञात है, एक चौल में हम आराम से पूरा परिवार रह रहा है और सुखी जीवन जी रहा है उनके हिसाब से। बिल्कुल। तो विदाउट फिल्मी बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री में आना अलाउ है क्या, और अलाउ है तो जितेंद्र बन जाना अलाउ है क्या? जितेंद्र का फिल्मों में आना जी बड़ा अजीब रहा। उन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली नहीं थी। पहले आपको बता दूं कि जितेंद्र जी का जन्म जो है जी वो 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में हुआ था। अच्छा। और प्रीमेच्योर, ये वो 7 महीने में उनका जन्म हो गया अच्छा, था। 7 महीने 7 मंथ पे भी रहे जी। 7 महीने के बच्चे बड़े डेलिकेट होते हैं जी। उनको उस जमाने में वो कांच की ग्लास में रखा जाता है, टच नहीं करने दिया जाता है। पता नहीं था कि ये इतना कमजोर बच्चा जो है, एक वक्त आएगा वो इन्हीं पैरों से नाचेगा, कूदेगा और दुनिया को नचाएगा। जी। तो जितेंद्र के जो पिता थे अमरनाथ जी और माता कृष्णा कपूर जी, जी
ये जितेंद्र को बहुत छोटी उम्र में बॉम्बे लेके चले आए। अच्छा। और बॉम्बे में जैसे आप जानते हैं ये चौल जो कि ये बॉम्बे नॉर्थ साउथ बॉम्बे साउथ है। मुंबई चौल सिस्टम बहुत ज्यादा, तब तो अधिकतर हाँ, चौल सिस्टम ही था। हाँ, जी। उसी वहाँ रहने लगे थे। और जितेंद्र की जो पढ़ाई है सेविस्तान हाई स्कूल वहीं से हुई। और जितेंद्र की जो फैमिली जो बिजनेस था वो इमिटेशन ज्वेलरी का था। और वो इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो सप्लाई करते थे फिल्म वालों को, उनके चाचा और ये। तो जैसे से जितेंद्र बड़े हुए, मतलब होश संभाला 14-15 साल की उम्र में, जी। तो उनको भी ये बिजनेस में सिर्फ इसलिए लिया गया कि भाई ये सप्लाई करना है, इधर जाके दे दो, वहां से जाके ले लो। आगे वो बड़ा होके बच्चा यही बिजनेस संभाल लेगा। जी। और इत्तेफाक से जिस इलाके में जितेंद्र रहते तो उसी इलाके में राजेश खन्ना भी रहते थे। ओ। हाँ, तो वो एक दूसरे को जानते, राजेश खन्ना प्ले वगैरह करते थे आईएनटी में, और जितेंद्र जो है वो ज्वेलरी सप्लाई करते। तो वी शांताराम ने के सेट पे जितेंद्र ज्वेलरी लेके जाते थे जी। संध्या जी के लिए, क्योंकि संध्या जी को लेके फिल्म बना रहे थे, सहरा और नवरंग और दुनिया भर की। तो जितेंद्र को पहले काम मिला संध्या के डबल का। तो वो बाकायदा संध्या जी के स्टाइल में साड़ी पहन करके वो लड़की बनते थे। वो दूर के शॉट होते थे, लगता था संध्या है, लेकिन वो होते थे जितेंद्र तब दुबले पतले, संध्या जी के बॉडी से बिल्कुल मैच खा जाती थी उनकी बॉडी। क्यूट तो बचपन से ही थे। वो जो गाना है ना आधा है चंद्रमा, उसके जो लॉन्ग शॉट्स है वो सब जितेंद्र की, मटकी वटकी जो है वो जितेंद्र ने की है। कई वो जो कमर मटका के चल रही हैं वो जितेंद्र चल रहे हैं। हाँ वैसा। तो जितेंद्र का क्या था कि चौल में भी रहते थे ना, तो ये जन्माष्टमी और गणेश जी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते, उनको नाचने गाने को मिलता था ये त्योहारों में। मतलब ये नाच कूद जो है ना उनको बचपन से था, जंपिंग जैक बचपन से ही। बट उन्होंने मुझे अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई एम नॉट डांसर, ये लोग मुझसे नचवा लेते हैं और मैं नाच लेता हूँ, बाकी आई एम नॉट डांसर, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था एक बार। जी। अब जितेंद्र का ये सिलसिला शुरू हुआ तो धीरे धीरे वी शांताराम जी ने उनको फिल्मों में एज एन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट अपॉइंट कर लिया और उनको कुछ मंथली सैलरी 100 रुपए पे रख लिया। अच्छा। तो पहले दिन जितेंद्र को कहा कि कल से आपको प्रिंस बनना है, तो उनको लगा कि मेरे को बहुत बड़ा रोल मिल गया है। तो घर पर आकर के मेरे को तो प्रिंस का रोल मिला है और मैं पिक्चर में काम कर रहा हूँ, 100 रुपीज मंथली, मतलब बहुत बड़ी बात थी। जी जी। तो वो जितेंद्र ने घर पे आके कहा, दूसरे दिन जब सेट पे पहुंचे तो पता चला कि वहां तो 30-40 प्रिंस और है इनके साथ साथ तो बड़ा उनको अजीब लगा। लेकिन धीरे धीरे जितेंद्र जो है अभ्यास करने का। और एक बार ऐसा भी हुआ कि जितेंद्र कुछ लेट वेट आ गए थे सेट पे, तो वी शांताराम ने उनको आउट कर दिया था। फिर वो रोए थे। उन्होंने जो डिसिप्लिन सीखी वो शांताराम जी से सीखी, और इस तरह से उनका जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगे। वो उनकी पहली पिक्चर उनको वी शांताराम जी अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे थे, राजश्री को जी, कि राजश्री एज ए, उससे पहले राजश्री चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी थी फिल्मों में, तो उनको एज ए हीरोइन लॉन्च कर रहे थे। तो उनको हीरो की जरूरत थी, तो उनको लगा जितेंद्र विल बी दी राइट पर्सन, क्योंकि उनके उसमें था। तो उन्होंने जितेंद्र को गीत गाया पत्थरों में हीरो बना दिया जी। अब जितेंद्र के साथ उस पिक्चर में जो डांस वांस जो कर रहे हैं उसमें वो नंदा के भाई भी आ गए, जयप्रकाश जी, जो वी शांताराम के भाई के बेटे थे। जी, जी, जी। और वहां से उनकी भी अच्छी दोस्ती थी, उनको बहुत सपोर्ट मिलता था जी, जी। और इस तरीके से जितेंद्र स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जितेंद्र को ये पिक्चर ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल गई थी। हाँ, मैं वही प्रश्न आपसे जानना चाहती थी। उनको स्क्रीन टेस्ट लेना था जी। तो स्क्रीन टेस्ट के नाम पे वो थोड़े घबरा गए। तो ही वेंट टू राजेश खन्ना के पास, क्योंकि वो इलाके में राज को पता था कि ये जो जतीन जो है, राजेश खन्ना का नाम जतीन थे, जतीन जो है वो आईएनटी के प्ले करता, तो ये मुझे बताएगा कि स्क्रीन टेस्ट का क्या करूं मैं। राजेश खन्ना भी मतलब अपने क्या बोलते स्ट्रगलर ही थे। और तो ये केसी कॉलेज चर्चगेट पर है, वहां पे राजेश खन्ना ने इनको जितेंद्र को बुलाया और अपने प्लेस के कुछ डायलॉग्स रटवाए इनको कि तुझे अगर इमोशन बोले तो तुझे ये डायलॉग्स बोलना है, तुझे कॉमेडी बोले तो तुझे ये डायलॉग्स बोलना है, चेहरे पे एक्सप्रेशन लेके आना, ये करना वो करना, दुनिया भर का। और फिर ये
गए, इन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, स्क्रीन टेस्ट पे पास हो गए और इनको गीत गाया पत्तों ने पहली पिक्चर मिल गई। जी लेकिन जी पैसे इनके 100 से सिर्फ 150 रुपए हुए थे मंथली। जो पहले 100 रुपीज एज ए जूनियर आर्टिस्ट को मंथली मिलता था वी शांताराम प्रोडक्शन से, वो पिक्चर बनने तक 150 रुपीज मिलेगा। लेकिन 150 रुपीज तो बड़ी बात थी, उससे बड़ी बात ये थी कि शांताराम जी जैसी शख्सियत ने उनको अपनी बेटी के अपोजिट एक जूनियर आर्टिस्ट को एज ए हीरो ले रहे, लीड ये बहुत एक्टर बना दिया। लीड एक्टर बना जी दिया। जी, ये बहुत और इस बड़ी तरीके चीज से- थी उनके लिए, बिल्कुल सही बात है। आपने बताया कि गीत गाया पत्थरों ने इस फिल्म के लिए बढ़िया संघर्ष नहीं कहेंगे उसे तैयारी कहेंगे। हाँ, लेकिन वो तैयारी भी किसी संघर्ष से कम नहीं था ना। वो तो किसी कॉलेज भागो, अपने आप को तैयार करो जी। और वो एक नर्वसनेस होती है, कैमरे को फेस करना है, डायलॉग बोलना है। जी। और उसे उन्होंने बखूबी निभाया। भी निभाया। और शायद वही मुद्दा था जिस मुद्दे ने प्रकृति ने उन्हें एक वरदान दे दिया होगा कि जा तू अभिनेता बन जा, हाँ। जी ले अपनी जिंदगी काइंड ऑफ। अब पहली फिल्म तो कर ली और बेटी है हम वी शांताराम की, तो राष्ट्रीय जी अपना रुतबा रुआब तो होगा ही। ऐसा सुनने में आता है कि वो पुस्तक शायद आप शायद क्या कंफर्म आपने पढ़ी होगी, गुनाहों के देवता, बेहतरीन उपन्यास है, बेहतरीन उपन्यास है। जिसने नहीं पढ़ा है तो मैं तो कहना चाहती हूँ पढ़ लो, आनंद बड़ा आने वाला है उस उपन्यास के साथ में। और उसी उपन्यास पर एक फिल्म बन रही है गुनाहों के देवता पर, और राष्ट्रीय जी तैयार नहीं है कि मुझे इस छोरे के साथ नहीं काम करना। ऐसा कारण क्या था? नहीं, राजश्री का तैयार जितेंद्र नहीं था। राजश्री को 40,000 रुपीज मिल रहे थे, देवी दत्त दे रहे थे। पूरी पिक्चर 40,000 में करनी है और 40,000 रुपीज जो है, नहीं 30,000 रुपीज जितेंद्र को दे रहे थे। अच्छा। तो राजश्री ने बोला कि मैं तो वी शांताराम की बेटी हूँ, पिक्चर हिट हो गई है मेरी और मुझे काफी ऑफर्स आ रही है, आई वोंट बी एबल टू डू पिक्चर इन 40,000 रुपीज। अच्छा अच्छा। आप मुझे 70,000 रुपीज दीजिए। तो बोले नहीं, 70,000 रुपीज में तो हम पिक्चर नहीं लेंगे। तो ये बातें चल रही थी। तो जितेंद्र को पता चला कि अगर ये देवी दत्त ने डिसाइड किया है कि अगर ये लड़की 40,000 में काम नहीं करती तो हम पिक्चर ही बंद कर देते हैं। अच्छा, कुछ और सोचते, कुछ ही विश्वजीत को लेके पिक्चर बनाते या कुछ नया वो कुछ सोच लेंगे। जी। जितेंद्र गए देवी दत्त के पास और बोले ये 70 मांग रहे, इनको 70 दे दो, मेरे को 40 में से सिर्फ 10 देना। अच्छा। क्योंकि भाई ये कुछ भी हाँ, मेरे लिए करियर का दूसरा पॉइंट। हाँ, ये एक बिजनेसमैन का एक नजरिया होता है कि अगर ये पिक्चर हाथ से छूट गई तो फिर दूसरी पिक्चर के लिए वो स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो ये पिक्चर को पकड़ के रखो। बिल्कुल। और अभी राष्ट्रीय के साथ चल रहा हूँ तो चलते रहो, जब तक चल रहा तो हूँ। राजश्री ने पिक्चर कर ली गुनाह को, और गुनाहों का देवता ही नहीं की, राजश्री ने उनके साथ एक और पिक्चर की, रतन भट्टाचार्य की सुहागरात। जी। और सुहागरात भी हिट हुई, हाँ, गुनाह का देवता भी हिट हुई। बहुत बढ़िया। लेकिन जितेंद्र को जो स्टारडम जो मिला वो धोंडी की पिक्चर फर्स्ट से मिला। मस्त बहारों का मैं आशिक। लोगों ने वो व्हाइट एंड व्हाइट में और वो वहीं से दिखाई शर्ट, हाँ बाप रे, जितेंद्र का तो मतलब निकल पड़ी समझ जी, लो। बिल्कुल। फिर ऐसे आया कि राजश्री की मार्केट प्राइस अगर ₹1,00,000 होगी तो जितेंद्र की उससे ज्यादा ही होगी। जी बिल्कुल। वो बदलाव, समय अपने आप बदल जाता है, और इस बात को शायद जितेंद्र कपूर ने पहले ही पढ़ लिया था कि आगे चल के ये हो सकता है, इसलिए उन्होंने चुनाव भी बहुत ईमानदारी से किया। एक फिल्म आई थी अभिनेत्री, अभिनेत्री, राष्ट्रीय अभिनेत्री से मुझे अभिनेत्री फिल्म याद आई। अभिनेत्री फिल्म आई थी, इसमें ऐसा कुछ था कि चांस जितेंद्र का था, चला कहीं और गया, कुछ किस्सा था इसका? इसका किस्सा ऐसा था कि जितेंद्र को एलवी प्रसाद ने फिल्म जीने की राह के लिए साइन कर लिया जी। और जीने की राह छोड़ देनी चाहिए और अभिनेत्री कर लेनी चाहिए। तो वो प्रसाद जी के पास गए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जितेंद्र ने अभी रिसेंटली एक टीवी शो में भी ये रियलिटी शो में जी कही है उन्होंने जी। तो वो प्रसाद जी के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई मुझे सुबोध मुखर्जी की पिक्चर मिल रही है हेमा मालिनी के साथ, तो मैं, आप इजाजत दो तो मैं जीने की राह छोड़ दूं। प्रसाद जी बहुत दिल वाले इंसान थे। वो बोले जा बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी जीने की राह में किसी और को ले लूंगा। ये गए और अभिनेत्री इन्होंने साइन कर ली। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ही दिनों के बाद स्क्रीन में जो अनाउंसमेंट आया अभिनेत्री का, वो जितेंद्र पढ़ के शॉक हुए कि उधर जितेंद्र के नाम की जगह शशि कपूर का नाम था। शशि कपूर हैज बीन साइन बाय सुबोध मुखर्जी टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अपोजिट हेमा मालिनी इन अभिनेत्री।
वो बौखला दे की तो अभिनेत्री भी मेरे हाथ से गई और जीने की राह भी जीने की राह भी मतलब अभिनेत्री तो गई है और जीने की राह, जो जीने की राह होती है, वो भी चली गई। कैरियर की राह, वो भी गई। वो उन्होंने तुरंत दौड़े एल प्रसाद जी के पास और प्रसाद जी से कहा हाँ कि प्रसाद जी मैं अभिनेत्री नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो लोग ने मुझे लिया ही नहीं है। हाँ तो बोले मैंने भी किसी नए हीरो को लिया नहीं है जीने की राह में, तुम ये पिक्चर कर रहे हो। जी और फिर जितेंद्र ने ये पिक्चर की जीने की राह तनुजा जी के अपोजिट में, जी और इसके गाने एलपी साहब ने क्या बनाए, आने से उसकी आए बहार, बेहतरीन संगीत के साथ। बेहतरीन संगीत। जी। और जीने की राह उतनी चली जितनी अभिनेत्री नहीं चली। नहीं चली जी। तो इसको कहते हैं कि किस्मत जो है कहीं न कहीं, कुछ अपने को लगता है वो गलत हो रहा है लेकिन वो एक्चुअली हो रहा होता है सही। उस वक्त हम शायद खुद को और अपने भगवान को कोस रहे होते हैं, पर भगवान ऊपर बैठ के हंस रहा होता, बच्चे तेरे भले के लिए कर रहा है। मेरे लिए भले के लिए। जी अभी मैं आगे बढ़ूं तो एक बहुत मजेदार किरदार, उनका नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, महमूद साहब। हाँ मुंबई टू गोवा ये फिल्म एक आ रही थी और बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा वो आदत पड़ गई है मुंबई बोलने की। मुंबई लेके कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी नहीं बोलना चाहिए, आमची मुंबई है। तो बॉम्बे टू गोवा जो फिल्म आ रही थी, उस बॉम्बे टू गोवा फिल्म में ऐसा सुनने में आया कि जितेंद्र को मौका मिल सकता था या मिल रहा था या मिल चुका था, कुछ तो किस्सा है। हाँ। और वो जो किस्सा है अगर आपके मुंह से सुनने को मिल जाए तो मजा आ जाए। अब चूंकि मैंने महमूद साहब पे किताब लिखी है तो महमूद साहब से मेरा ये डिस्कशन हुआ था इस टॉपिक पे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जितेंद्र मेरा बहुत प्यारा दोस्त रहा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ जी और उसके लिए किया भी है मैंने। जी और जितेंद्र ने भी महमूद साहब के लिए बहुत किया। कोई भी हीरो जो होता है वो चाहता है कि मैं पोस्टर पे बना रहा हूँ जी। लेकिन जितेंद्र ने जब हम जोली अपने होम प्रोडक्शन में बनाई जी। तो उन्होंने 3 महमूद डाल दिए थे पोस्टर पे। और महमूद साहब के नाम पे मेरी ऑडियंस आएगी। ये जितेंद्र इतने डाउन टू अर्थ रहे कि इतने कोऑपरेटिव रहे कि उन्होंने महमूद साहब का पोस्टर ही बना दिया अलग से। और हम जोली भी कमाल की पिक्चर थी। जी, बात कर रहा था मैं, एक्चुअली महमूद साहब जो है वो बॉम्बे टू गोवा जितेंद्र अरुणा रन को लेके बनाना चाहते थे, तो अपने मित्र के पास गए भी जी। तो जितेंद्र ने कहा कि देखो मुझे आपके साथ पिक्चर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि अरुणा ईरानी के साथ मेरा काम करूंगा तो मेरा कैरियर ग्राफ नीचे जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सेकंड लीड वो मेरी पिक्चरों में कर रही, कारवां, फर्ज में की है। जी। और उस दौर का कोई भी हीरो अरुणा ईरानी के अपोजिट काम नहीं करता। इसलिए नहीं कि अरुणा ईरानी के साथ कोई रिफ्ट है या कोई नाराजगी, वो बात नहीं थी, सबका कैरियर के सवाल है जी। तो ना तो धर्मेंद्र करते ना तो फिर कोई विश्वजीत करते। जी। तो अनवर अली ने सजेशन दिया कि इनके साथ कोई भी काम नहीं करेगा, आप एक काम करो, अगर हीरो टॉप का लेना है तो अरुणा ईरानी को चेंज कर दो, ये तो अरुणा ईरानी को रखना है तो फिर आप अमिताभ बच्चन को ले लो जो घर में है, स्ट्रगलर है, उसको कोई पिक्चर मिल नहीं रही। जी। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन की एंट्री बॉम्बे टू गोवा में हुई। हाँ। देखो नसीब की बार बन गए और कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, सबका लेखा जोखा। सबका लेखा जोखा। Motherhood is a new chapter and you deserve the right support. 9 and Beyond gives you daily routines, masterclasses and guided practices, combining the best of science and Garv Sanskar traditions. It's more than an app, it's your personal pregnancy coach. Start your journey with 9 and Beyond today. Download now. जिंदगी में कितने अच्छे अच्छे किरदार होते हैं ना, हर कोई हर किसी तरीके से जीना जानता है। और कई लोग होते हैं जो ऐसा कह सकते हैं ना कि साधुता के जैसे रहते हैं, क्योंकि साधु होना आसान है, आप एक अलग जगह बैठ जाते हो, वहां कोई सुंदरता आपके आसपास नहीं आ रही तो आपको अपने नियम पालना आसान हो जाता है। पर अगर आप सुंदरता के बीच में बैठे हैं बड़ा मुश्किल, और उसके बाद आप अपने आप को संभाल के रखें, वो खुद भी हैंडसम होने के बाद, तो इसको बड़ा, क्योंकि कई लोग अट्रैक्ट करते भी होंगे, कई बार काम पाने की ख्वाहिश में, कई बार कुछ और उससे। इनका प्यार बड़ा खूबसूरत रहा है जितेंद्र जी का, तो जो आज तक है। बिल्कुल, और नजर भी आता है जी। शोभा सिप्पी इनके किस्से इश्क के बाद जितेंद्र शुरू से शोभा जी के प्रति सीरियस रहे और वो भी उतनी ही सीरियस रही। जी। और जैसे कि आपने कहा ना कि सुंदरता को देख करके थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, तो ये थोड़ा सा वहम जो है शोभा सिप्पी को हो गया था कि ये जिससे मैं प्यार करती हूँ इतना बड़ा स्टार है, इसके इर्द गिर्द जो
कन्याएं मंडरा रही है, तो कभी इसका दिल किसी पे आ जाए तो वो उन पे दबाव डालने लगी कि शादी कब कर रहे हो। तो जितेंद्र का देखो कितना वो है कि पहले तो फाइनेंशियल सिक्योर हो जाए तब आदमी शादी करता है। सही बात। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी एक पिक्चर रिलीज होने वाली है विदाई, हाँ अगर विदाई हिट हो गई तो आपकी विदाई हो जाएगी, मैं आपसे शादी कर लूंगा। और जितेंद्र ने अपना ये कथन जो है वो निभाया। जी। जैसे विदाई पिक्चर हिट हुई तो उन्होंने शोभा सिप्पी से शादी कर ली, और मैं बोलता हूँ तो सक्सेसफुल मैरिज है। कभी हस्बैंड वाइफ में ना विवाद का कुछ सुनने को मिला। और मैंने ये भी देखा कि शोभा जी की बर्थडे हो तो जितेंद्र के बगैर वो नहीं केक काटती है, जितेंद्र जी का बर्थडे हो तो शोभा जी का रहना जरूरी होता है, वो भी उनके बगैर। और इतने प्यार से बच्चों की परवरिश भी दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से की। ये बालाजी जो टेलीफिल्म्स जो है, जी जी आपको मैंने महमूद साहब की दोस्ती के बारे में बताया था, महमूद और जितेंद्र की दोस्ती। जी तो ये जो बाला फिल्म्स जो है, जी बाला टेलीफिल्म्स, बाला फिल्म्स, बालाजी आर्ट्स, ये जी, जितने जी। बालाजी से कनेक्टेड है, ये महमूद साहब के साथ नाम रजिस्टर्ड थे। अच्छा, ये महमूद जी के महमूद जी की कोई भी फिल्म देख लो, जीनी और जॉनी, बालाजी फिल्म्स, हाँ हाँ बालाजी आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो महमूद जी को बड़ा ये था, तो जितेंद्र को बालाजी पे बड़ा श्रद्धा है, और वो वहाँ बालाजी पे गई भी है कई बार। तिरुपति तो महमूद जी ने ये पूरे जो टाइटल्स है ये दोस्ती में जितेंद्र को दे। जितेंद्र को दिए। ये देखो, ये पहले के जमाने के एक्टरों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो लोग में कंपटीशन नहीं होता था, प्रेम था। वो प्रेम था। आप मेरे लिए खड़े हैं, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। जी कोई एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को बोलता भी था कि भाई ये, जैसे मैंने अभी एक आर्टिकल अभी हाल ही में मैंने लिखा भी, अभी वो यहाँ सुनाना ठीक होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं सुना देता हूँ। जी जैसे मैंने बताया कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को हेल्प करता था, एक एक्टर दूसरे एक्टर को हेल्प करता था। तो एक फिल्म बना रहे थे यश चोपड़ा इत्तेफाक, और दूसरी तरफ राजेश खन्ना को लेके दो रास्ते बना रहे थे राज खोसला। अब क्या हो गया कि पिक्चर राज खोसला की कंप्लीट हो गई, लेकिन फाइनेंसर ने कहा कि इसमें एक गाना डालने का है राजेश खन्ना पर। तो राजेश खन्ना से डेट मांगने गए, तो उन्होंने बोला कि मेरी तो सारी कंप्लीट करनी थी। तो उन्होंने यश चोपड़ा से कांटेक्ट किया, तो यश चोपड़ा ने बोला कि मैं 5 दिन मेरे लिए भाई तेरा गाना पिक्चराइज कर ले। अब जब गाना पिक्चराइज की नौबत आई तो राज खोसला ने कहा कि आप ये दाढ़ी जो है वो शेव कर दीजिए। तो बोले मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो इत्तेफाक में उसकी कंटिन्यूशन है। तो फिर मजबूर होकर के राज खोसला ने वही गेटअप में जो उनको इत्तेफाक के लिए चाहता था, दो रास्ते में फिल्मा दिया। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें। अब लोगों ने नोटिस ही नहीं किया कि कॉलेज के स्टूडेंट दाढ़ी रख के गाना गा रहा है। तो ये एक मेकर दूसरे मेकर को इस तरह से हेल्प करते थे। आज वो चीज नजर नहीं आती। आज तो ये होता है उसकी पिक्चर फ्लॉप हो गई हंसते लोग, हाँ। लोग हंसते, मजाक बनाते। ये दौर ये केवल फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है, सेंसिटिविटी का दौर है, और ये उस जमाने में था। धीरे धीरे संवेदनाएं समाप्त हो रही है यहाँ पे। एग्री विथ यू। और फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज ज्यादा उभर के दिखाई दे जाती है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, वहां पे भी यही सारी चीजें हैं, और धीरे धीरे संवेदनाएं समाप्त हो रही हैं। और संवेदनाएं अगर ऐसे ही समाप्त होती रही तो मनुष्य जाति कब देखा जाएगा। और मनुष्य जाति से मुझे एक बात याद आई कि मनुष्य की ये जो प्रजाति है, जिसे कलाकार कहते हैं, ये कलाकार को हवाई यात्राओं का शौक तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा काम पड़ता है। हाँ। और ऐसा सुनने में आता है जितेंद्र जी को भी बहुत उड़ना पड़ता था। और बिकॉज कि जितेंद्र जो है ना मद्रास की पिक्चर ज्यादा करते थे। जी। तो ऐसा भी होता था कि जितेंद्र मद्रास से सुबह की फ्लाइट पकड़ के आए और शाम की फ्लाइट पकड़ के फिर मद्रास चले गए। जी जी जी। क्योंकि मद्रास वाले बड़े डिसिप्लिन से उन दिनों भी काम करते थे। जी। उनका तो आज मतलब भी उनका तो ऐसा था कि अगर जितेंद्र अगर वहाँ फ्री है, पूरा दिन जितेंद्र का कोई शूट नहीं है, तो जितेंद्र को बोलते थे तुम जो क्या करना चाहो, तो मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ तो बताओ कौन से थिएटर में कौन सी सीट पे बैठे हो, जरूरत पड़ेगी तो वहां से उठा ले आएंगे। जी। इतना डिसिप्लिन था वहाँ। जी। तो एक्चुअली जितेंद्र कारविल्लो नाम का एक फ्लाइट था, जितेंद्र ने इसका जिक्र भी एक शो में किया है। जी। तो उसी दौरान ये करवा चौथ का त्योहार आ गया था। जी जी। तो मिसेस जितेंद्र यानी शोभा सिप्पी कहने लगी कि तुम नहीं जाओ मद्रास। हाँ। ये करवा चौथ का जो मैं चाहती हूँ, मैं आपके लिए पंजाबीज में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। और मैं आपके लिए ये व्रत रखूंगी जी। और ये करूंगी, तो आप प्लीज मत जाओ। और जितेंद्र शोभा सिप्पी की बात मान गए।
नहीं गए। पता चला जिस फ्लाइट में जितेंद्र जाने वाले थे वो फ्लाइट क्रैश होकर के बांद्रा की खाड़ी में गिर गया। ओह, देखिए कि वो व्रत रखी हुई है, व्रत का असर। देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें दिखती और हैं। जितेंद्र बाल बाल बच गए। तो जितेंद्र को जब ये न्यूज आई तो वो थोड़ी देर के लिए उसमें आ गए थे। वो बल्कि उनका तो प्यार शोभा जी से और बढ़ गया कि भाई तूने मेरे को रोकी तो मेरी जिंदगी बच गई। वैसे इस बात से हमारे दर्शकों को एक शिक्षा और मिलती है, क्या? पत्नी का कहाँ मानना चाहिए। अरे ये कम से कम थोड़ा धीरे बोलो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात चल रही है, और इसी बात के पीछे अगर ये सकारात्मक बात चल रही है तो जीवन में कुछ नकारात्मकताएं भी आती हैं। जहां जीवन बच जाता है वहां पर कई बार फिल्मों में घाटा भी हो जाता है, ऐसा सुनने में भी आया। हालांकि जितेंद्र को देख के, उनके अभिनय को देख के ऐसा लगता नहीं कि उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप होगी, पर ऐसा सुनने में आया कि दीदारे यार कहीं परेशान कर दीदारे यार बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के साथ समस्या ये हो गई थी कि पिक्चर जब मुकम्मल हो गई जी, तो उमर खयाम शानपुरी ने ये दावा किया कि ये मेरी स्क्रिप्ट पर मुझसे परमिशन लिए बगैर बनाई गई। हाँ, ओके। और एच.एस. रेवल ये दावा कर रहे थे कि नहीं ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये मामला चला गया कोर्ट में, जी जिसकी वजह से जितेंद्र की फिल्म जो है वो लेट होती गई, जी। और उसकी पब्लिसिटी जो हुई थी वो तो पूरी बेकार हो गई। लेकिन जितेंद्र ने वेट किया। जब कोर्ट का जजमेंट आ गया कि हाँ भाई इसमें उमर खयाम शानपुरी का नाम डालना चाहिए, तो जितेंद्र ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उनको पैसे भी दिए किए। लेकिन ये पिक्चर लेट होने की वजह से, और ये बहुत बड़ा सेटअप था, उसमें टीना मुनी, जितेंद्र, ऋषि कपूर, पिक्चर फ्लॉप हो गई। हाँ, अब जितेंद्र का ग्रेटनेस देखिए आप, आज तक उन्होंने इस टॉपिक पर एच.एस. रेवल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा कि ये बंदे की वजह से मुझे लाखों का घाटा हो गया। बिल्कुल नहीं कहा। ये जो होना था वो हो गया, जो करना था, जिसका हक था उसको देना था दे दिया मैंने, बात कर। जो होना था हो गया। पिक्चर फ्लॉप हो गई तो हो गई, मैं दूसरी बना लूंगा। जी जी। तो जितेंद्र का रवैया मेरे मेकर से, अपने साथी कलाकारों से कभी भी आप देखो कभी मतभेद नहीं हुआ। मैं एक इंटरव्यू करने के लिए उनका गया था क्योंकि कंट्रोवर्शियल था। खलनायक पिक्चर बन रही थी और खलनायिका बन रही थी, तो दोनों में होड़ लगी थी। सावन कुमार चाहते थे कि खलनायिका पहले रिलीज हो जाए और जी। सुभाष घई चाहते थे कि खलनायक पहले रिलीज हो जाए। मैं जितेंद्र के पास गया, और आपको एक चीज बता दूं जी कि जितेंद्र के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम जर्नलिस्ट लोगों को अच्छा। गए, उनके सामने खड़े रहे, सर खुजा, उनके रबड़ समझ जाते थे कुछ पूछने के लिए आया है, तो बातचीत हो जाती थी। मैंने इनसे खलनायिका के बारे में पूछा कि खलनायक तो बोले कि नहीं मैं तो एक्टर काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम खलनायक क्या बन रही है, कुछ मैं तो अपनी डेट्स दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर मुझे मालूम ही नहीं क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपनी डेट्स दे रहा हूँ। उन्होंने बात को ऐसे गोल कर दिया कि सुभाष घई को बुरा नहीं लगे। तो ये जितेंद्र की खूबी थी। उन्होंने आज तक किसी को कभी शायद किसी को नहीं, वो खुद सफर हुए जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अपना नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन उन्होंने किसी के अगेंस्ट में नहीं बोला। जी। इंट्रोडक्शन के समय मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा गीत उनका है, ताकि 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 क्या क्या बढ़िया फिल्म और क्या बढ़िया किरदार दोनों, जिसमें श्रीदेवी जी हैं, जितेंद्र जी स्वयं हैं। और ऐसा कहने में आता है कि दक्षिण की ये हीरोइन जब इस तरफ आई थी तो तब से लेके हमेशा ही श्रीदेवी जी के बारे में कहा जाता है बड़ी संकोची, बड़ी शांत स्वभाव की थी, और इनको बड़ा करने के लिए जितेंद्र जी का भी बड़ा योगदान रहा है, बड़ा साथ रहा है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। वायु के मद्रास के अंदर में ये पिक्चर जो है ना, हिम्मत वाला, ये पहले दक्षिण भाषा में बन चुकी थी, जिसमें श्रीदेवी वाला जो रोल है वो जयप्रदा जी ने। जी 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 जी। तो ये पिक्चर के राघवेंद्र राव जो है उसको हिंदी में बनाना चाहते थे, जी। तो उन्होंने वो तेलुगु पिक्चर का एक ट्रायल जो है मद्रास में रखा था। तो जिस रोज ये शो था ट्रायल, वो जितेंद्र के लिए रखा था कि आप देख लो, आपको ये पिक्चर करनी है। तो उस दिन इत्तेफाक से उस शो में श्रीदेवी भी थी और रेखा वहीं उसी स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी, तो रेखा भी वो पिक्चर देखने के लिए आई थी। अब श्रीदेवी की एक पिक्चर रिलीज हो चुकी थी अमोल पालेकर के साथ, 16वां सावन हिंदी में, और वो आके फ्लॉप भी हो चुकी थी। और जयाप्रदा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं ओरिजिनल वर्जन में काम कर चुकी हूँ, तो यहाँ भी मेरे को मिलने वाली है। जी। तो पिक्चर जैसे खत्म हुई ना, तो रेखा ने
श्रीदेवी का हाथ पकड़ करके जितेंद्र से मिलाया, बोले ये लड़की के साथ तुम काम करो, ये हिम्मत वाला। तो हिम्मत वाला में ये लड़की बहुत टैलेंटेड है और ये काम करेगी। हालांकि श्रीदेवी की एक और पिक्चर भी हिंदी में आई थी, जूली, इसमें उसने बहन बहन का कुछ रोल किया था। तो जितेंद्र को ऐसा कुछ नहीं था कि इसकी 16/7 फ्लॉप है तो मैं क्यों करूं ऐसा। वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका स्वभाव ऐसा था, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था जी। तो वो के राघवेंद्र राव एग्री हो गए कि श्रीदेवी के साथ ये पिक्चर कर रही है और हिम्मत वाला श्रीदेवी के साथ बनी और फिर वो उनका पैर बन गया। फिर मद्रास की जितनी फिल्में होती थी, मवाली, मकसद, ये दुनिया भर की पिक्चरें हैं। इवन यहाँ वालों ने भी श्रीदेवी और उसको लेकर के हिम्मत, कई सारी फिल्में बनाई जी, बहुत फिल्में आई। 16-17 पिक्चर जितेंद्र के साथ श्रीदेवी ने की जी। और मैक्सिमम पिक्चर जो है वो जी बहुत बढ़िया। तो मैं कह सकता हूँ कि श्रीदेवी का करियर बनाने में जीतू जी का बहुत बड़ा हाथ है जी। अभी लेकिन एक बात आई, आपने जयप्रदा जी का जिक्र किया और श्रीदेवी का जिक्र किया, तो वहां से कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ होगा। जबरदस्त पंगा हो गया मेरे ख्याल से। जितेंद्र और जया प्रदा और श्रीदेवी में बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन वो लोग बातचीत बंद होने के बाद भी साथ में काम कर रहे थे, क्योंकि मद्रास का एक ऐसा डिसिप्लिन था कि अगर मद्रास वालों को बोल दो कि मुझे आपकी पिक्चर नहीं करना है या इसको रिप्लेस करो, तो वो आपको ही रिप्लेस कर देते थे। वो डिसिप्लिन के बड़े वो थे पक्के। तो वो लेकिन दोनों ने ना बातचीत करते हुए भी जो पिक्चरें साथ में की वो बहुत कमाल की थी। अब जितेंद्र को पता था कि ये दोनों में बातचीत नहीं है, तो ये बात जितेंद्र ने राजेश खन्ना को बताई, क्योंकि पिक्चर एक बन रही थी मकसद, जिसमें राजेश खन्ना, जयाप्रदा, श्रीदेवी और जितेंद्र चारों थे और इसकी शूटिंग मद्रास में चल रही थी। तो राजेश खन्ना ने जितेंद्र से कहा, क्योंकि इनका तो दोस्ती बहुत शुरू से रही, कि एक काम करते ये दोनों हीरोइनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। तो औरत ऐसी जाते है कि वो कभी चुप बैठ नहीं सकती इस जगह, तो इनकी बातचीत शुरू हो जाएगी। तो इन लोगों ने एक ट्रिक से ये दोनों को एक मेकअप रूम में बंद कर दिया जी। 1-1.5 घंटे के बाद जब मेकअप रूम इन्होंने खोला, तो जिस कंडीशन में श्रीदेवी बैठी हुई थी उसी कंडीशन में थी और जया प्रदा जिस कंडीशन में बैठी थी उसके में बातचीत हुई। तो खन्ना ने मतलब ये लागत खत्म हो गई, अपनी मेहनत ही खत्म हो गई जी। लेकिन एक बात है कि जया प्रदा को तब बहुत अफसोस हुआ जब श्रीदेवी का देहांत हुआ। उन्होंने कहा कि इतनी बढ़िया डांसर, इतनी बढ़िया एक्ट्रेस को हमने खोया है कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। श्री वॉज श्री और श्री जैसी दूसरी कोई नहीं। बिजली गिराने में हुआ कहते हैं मुझको हवा हवाई, एंड शी वॉज दैट। यस, एंड डेफिनेटली उन्होंने आज की जनरेशन के लिए बहुत सारी शिक्षा दी है। एज वी हर्ड कि वो साइलेंटली बैठी रहती थी, अपना किरदार निभा के चली जो बेहतरीन करती थी। अब जितेंद्र जी को लेकर एक और कुछ कहने सुनने में आता है कि उनकी कजन सिस्टर में कुछ तो ऑब्लिगेशंस कुछ तो हुआ था। और लेकिन देखो वो 1971 में उन्होंने कंप्लेंट किया कि 1971 में मेरे साथ जितेंद्र ने ये ऐसा किया था मॉलेस्टेशन। हाँ, तो वो बात मानने वाली नहीं होती है। वो क्या है, फैमिली रिफ्ट की वजह से ऐसा किसी ने उनको उकसाया होगा और इसीलिए ये मैटर जो है कोर्ट में ज्यादा दिन नहीं चला, कोर्ट ने निकाल के फेंक दिया, जितेंद्र की फेवर में आया। अच्छा। और जितेंद्र का देखिए यहाँ पे भी बड़ापन कि इस सिलसिले में भी उन्होंने मीडिया से बात नहीं। हाँ, अभी तक कोई बात उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं है, मैसेज भी नहीं आया। सेकंड पार्टी मैसेज आया था पर इधर से कुछ भी नहीं है जी। ये लेकिन वो बात मानने वाली नहीं थी कि आपके साथ जो भी हुआ वो इतने सालों के बाद आप क्यों ये कर रही हैं। जी जी। वो तो लग के आता है कि आप प्री प्लानिंग को किसी को टारगेट कर रही हैं। हाँ, सही। पर चलो ये इनकी फैमिली मैटर में, इसमें हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। जी बिल्कुल। अभी जितेंद्र जी को यारों का यार कह सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें हीरोइनों के साथ दोस्ती थी तो उनका भी बड़ा साथ दिया, हीरोज के साथ, निर्माता, निर्देशक, सबके साथ उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी। कोई एक आध बड़ा अजीबोगरीब किस्सा अगर आपके जेहन में आता हो तो? भाई इनकी जो है ना तिकड़ी जो है, जितेंद्र की तिकड़ी तो नहीं कहूंगा, 4-5 लोग थे। राकेश रोशन, उसे गैंग कह सकते हैं। गैंग जी। ऋषि कपूर, राकेश रोशन, जितेंद्र और प्रेम चोपड़ा, ये सब इकट्ठे हर 15-20 दिन से इनकी पार्टी ये होता था। ये लोग कोई विदेश में शो भी करने गए थे। अच्छा। तो वहां इनको सबको प्रेजेंट हुई घड़ी, तो कस्टम में जितेंद्र की घड़ी जो है बच गई थी, बाकी सबकी। हाँ, ये किस्सा मैंने सुना है कि मैं निकल आया बाकी सब। हाँ, लेकिन वो दूसरे दिन उनके पास भी घड़ी है। हाँ, उसकी घड़ी भी छुड़वा ली थी। यस,
तो I ये heard दोस्ती ऐसी थी। और जब ऋषि कपूर का जब देहांत हुआ ना, जी तो जितेंद्र और इवन राकेश रोशन ये बहुत अपसेट हुए थे, जी क्योंकि उनका जो ये जमाने वाला जो दोस्ती, जो अपने घर में कृष्णराज बंगलो में जमाने वाला ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर सबको फोन करके, ए भाई मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऋषि कपूर वॉज जिंदा दिल इंसान। उनकी एक गैंग थी और लोग साथ में काम भी करते थे, और बहुत हंसी मस्ती मजाक बहुत कुछ होती थी। हाँ अब शायद ऋषि कपूर के बाद जो है इनका मिलना जुलना कम हो गया है। शायद एक तो कोरोना के बाद का ये किस्सा है, तो मैं ना देख नहीं रहा हूँ ना, तो पहले सबकी उम्र की बात भी हो उम्र सकती की भी है। बात हो अब समय वक्त काल सब कुछ लेकिन बदल मैंने गया देखा है। ये गैंग जो थी वो कमाल की गैंग थी, और इनमें बहुत एकता थी और बहुत इसीलिए एकता हो गई। हाँ। जिंदगी के फलसफे बहुत खूबसूरत है। जितेंद्र जी के बारे में अगर मैं आपसे बात करते जाऊं तो शायद 2 या 3 दिन हम लगातार बात कर सकते हैं, बिकॉज वो किरदार ही इतना खूबसूरत है। बहुत प्यारी फिल्में हैं और बहुत डिसिप्लिन, बहुत मैनेज्ड, बहुत साइलेंट, और एक बहुत प्यारे व्यक्तित्व के बारे में हमने आज बात की। हनीफ जी, आपके पास में तो किस्सों का, कहानियों का भंडारा है, और इस भंडारे को खोलने के लिए हमें बार बार आपके पास आना पड़ता है। और और आइए आगे भी आते रहिए, मैं बिल्कुल आपको कोऑपरेट करूंगा। थैंक यू सो मच। तो मेरी सहेली पॉडकास्ट का एक बार फिर से साथ देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी इंसान ने क्या कमाया, ये बात तब देखने में आती है जब उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। फिल्म फेयर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया जितेंद्र को। और इसके साथ ही अगर उनके जीवन की कहानी को हम पूरा देखें, हम पाते हैं कि उनके पास दोस्त भी अच्छे हैं, हम पाते हैं उनके पास किरदार अच्छे हैं, हम पाते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको लेकर चलते हैं, हम पाते हैं कि वो पारिवारिक भी हैं। और इस सबके साथ जो मस्ती, जो हरफन मौला अंदाज, जो फिल्म का अभिनय और जो किरदारों को करने की ताकत उनमें है, वह अभिनेता अपने अभिनय को बखूबी दिखाकर हम तक जाते हैं। जितेंद्र जी अपने जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां पर वो गर्व से कह सकते हैं, मैंने अपने जीवन को बेहतरीन जिया है। और इसी बात के लिए हम उन्हें बहुत सारी बधाई देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, हमारी जनरेशन को एक सुंदर इतिहास, एक सुंदर अध्याय पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। धन्यवाद सभी दर्शकों का मेरी सहेली पॉडकास्ट पर आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही जुड़े रहना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अभी तो ये किस्से बहुत कम हुए हैं, पिक्चर बहुत सारी बाकी है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए ऐसे ही नई नए पॉडकास्ट के साथ में। थैंक यू सो मच। आप सबका कल्याण हो। नमस्कार, प्रणाम, आप सबका मंगल हो।